Will be fine. Now today's same history class, GS Foundation. In history, medieval Indian history. In medieval India, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर पार्ट 2 कह लीजिए. कल हमने विजयनगर आपको पढ़ाया, उसके कुछ बचे हुए पार्ट जो आधे घंटे में आज हमें फिनिश हो जाएगा वो. उसके बाद बहमनी किंगडम शुरुआत करेंगे. तो आज का टॉपिक है हिस्ट्री मिडाइवल इंडिया में विजयनगर एम्पायर. जब ये लास्ट कर जाएगा तो बहमनी किंगडम में चलेंगे. बहमनी भी आज होगा, विजयनगर भी होगा. आज ये दोनों समाप्त होगा. अब विजयनगर का राजा कृष्णदेव राय ये हमारा फोकस है. राजा कृष्णदेव राय जिनका टाइम 1509 से 1530 लगभग 21 वर्ष का है. मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, दोबारा उसको 2 से 3 मिनट में रिसाइट कर देता हूं. ध्यान से सुनिए. राजा कृष्णदेव राय का समय बताता है कि वह उत्तर भारत के मुगल बादशाह बाबर के समकालीन समकक्ष थे. सिख गुरु नानक के समकक्ष तो नहीं, समकालीन थे. चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के भी समकक्ष थे. दिल्ली सल्तनत के आखिरी 2 सुल्तान सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के भी समकक्ष थे. लेकिन ऑप्शन जैसा आएगा वैसा काम करिएगा. बाबर का ऑप्शन आता है, मैं खुद कह रहा हूं. अब आइए हम देखें. अब तो जब विजयनगर फॉर्म हो रहा है तो दिल्ली सल्तनत का समय है 1336. दिल्ली सल्तनत, लोधी वंश, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक. और जब ये लास्ट हो रहा है तब की परिस्थिति को देखें तो क्या नजर आता है. एक सेकंड. जब ये लास्ट हो रहा है तब की परिस्थिति को अगर देखा जाए ठीक है, सॉरी, जब लास्ट हो रहा है तब की अगर परिस्थिति को देखा जाए तो क्या परिस्थिति बनती है. तो देखिए ये 1630 के आसपास लास्ट हो रहा है, यानी मुगल 1630 यानी शाहजहां. तो इसका मतलब हुआ विजयनगर के जो राज्य है वो दिल्ली सल्तनत के तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी और मुगल में बाबर से लेकर शाहजहां के समय तक का पैरेलल टाइमिंग है. ये ध्यान में रखना है. अब आइए, जब विजयनगर राज्य है तो उसी के समय बहमनी राज्य जस्ट आफ्टर 11 ईयर्स लेटर स्टैब्लिश्ड हुआ. 1347 अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू के द्वारा, और गुलबर्गा को राजधानी बना के दौलताबाद वाला एरिया को कैप्चर करके सत्ता में आया. अर्थात हम अगर देखें तो ये चीज़ें आती हैं. तो विजयनगर के साथ एक पैरेलल किसका है, बहमनी राज्य है, और उत्तर भारत में ये राज्य है. चलिए अब आइए सीधा राजा कृष्णदेव राय पर. राजा कृष्णदेव राय का जन्म तो नहीं, लेकिन ये तय है कि उनका जो राज्य अभिषेक हुआ वह उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी था. कृष्ण जन्माष्टमी नाम भी है कृष्णदेव राय. कृष्ण जन्माष्टमी के दिवस पर इसका कोरोनेशन होता है 1509 में. यह क्वेश्चन बार बार आ चुका है, भूलेंगे नहीं. इनमें से वह कौन सा शासक था जिसका राज्य अभिषेक कृष्ण जन्माष्टमी के दिवस पर होता है, यही है मुझसे जाने. बताया था ना, ऑल बॉडीगार्ड्स ओनली फीमेल. गनिका नगर बसाया, अपनी माँ के नाम पर नांगलपुर बसाया. स्त्रियां पार्टिसिपेट करती थी हर क्षेत्र में. चेस यानी शतरंज को स्टेट गेम, राज्य का खेल बनाया. सब बताया. फिर क्या बताया, ही वॉज रेसलर, ही वॉज स्कॉलर ऑफ आंध्र लैंग्वेज, रोट ए बुक अमुक्त माल्यद, टाइटल्ड हिमसेल्फ आंध्र भोज या फिर आंध्र पितामह. ये समझा आपने. अब आइए
इसके दरबार में, ठीक है, इसके दरबार में 8 बड़े विद्वान लोग रहते। मेरा फोकस क्या है? राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में 8 बड़े विद्वान लोग, 8 ग्रेट स्कॉलर्स रहते। उनमें एक तेनाली रमन, बचपन से कॉमिक्स पढ़ा होगा, चंदा मामा में, उसके बाद नंदन में, उसके बाद आप टीवी पे सहारा चैनल वाले लेकर आए थे तेनालीराम। सहारा चैनल भी था, अभी भी है, तेनालीराम। तो तेनालीराम, तेनाली रमन्ना, तेनाली रमैया सब एक ही है, याद रखिएगा। तो तेनालीराम, तो तेनाली रमन या रमैया या तेनालीराम जो है एक ही नाम है, ये अलग अलग पुकारते हैं लोग। तेनालीराम क्या था? इसके दरबार का एक विदूषक था। विदूषक का अर्थ मतलब यस मैन। पर वो सिर्फ एक यस मैन नहीं, वो बहुत ही समझदार और साहित्यकार भी था। उसने पांडुरंग शास्त्र नाम की पुस्तक तेलुगु भाषा में लिखी। तो तेनाली रमन ने कौन सी पुस्तक लिखी? पांडुरंग शास्त्र। पांडुरंग शास्त्र की रचना किस विद्वान ने की है? तेनाली रमन ने। तेनाली रमन किसके दरबार में रहता था? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। और तेनाली रमन के कितने कहानी पता ही होगा। उन्हीं के दरबार में एक रहता था पेदन्ना। पेदन्ना जो रहता था, याद रखिएगा, वो भी साहित्यकार थे, ठीक है। उसके बाद टिकन्ना, वो भी रहता था। तो टिकन्ना जो है वो सब भी रामायण वगैरह लिखे थे तेलुगु भाषा में, जिसको सायन बाद में देखते हैं पूरा करता है। तो ये ध्यान में रखना है। हेलो हेलो, जी बात हमारी हो चुकी है, ठीक है। सारे डिटेल सेंड कर, जी जी कर दीजिए। हाँ बेटा, सॉरी। तो अब ध्यान में रखना है कि जो पेदन्ना है उसके दरबार में एक अष्ट दिग्गज में एक थे। इसके अलावे टिकन्ना भी थे, वो भी अष्ट दिग्गज में आते हैं। तेनाली रमन थे। आप तेनाली रमन को याद रखिएगा, तेनाली रमन, यही आपका सारा सवाल का फोकस्ड हो जाएगा। अब आइए आगे, अब हम देखें इस शख्स के बारे में। तो और क्या याद करिए, इसका समय क्या है? 1509 से 1530, बिल्कुल सही। याद करिए, 1498 में पोर्तुगीज वास्को डिगामा आया था, केरल आया था। कहाँ आया था? कालीकट। कालीकट में उस टाइम में किसका शासन था? जमोरीन का, ठीक है। लेकिन विजयनगर के इस राजा के समय कालीकट पर अधिकार हो जाएगा कृष्णदेव राय के समय में, ठीक है। अब आइए, मालूम है ना 1503 में कैब्रेल पुर्तगाली 3 जहाजों का बेड़ा लेके फिर भारत आया, ठीक है, एज ए कंपनी, पोर्तुगीज कंपनी। फिर 1509 में अल्मीडा डे एल्बुकर्क आया, 1509 में, याद करिए, अल्मीडा डे एल्बुकर्क। और आपको मालूम है, इतिहास जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, 1510 में पोर्तुगीज कंपनी ने गोवा पर कब्जा किया। उस वक्त गोवा का नाम रेवती द्वीप था। कौन सा द्वीप? रेवती द्वीप। और गोवा पर कब्जा किया। इतनी ताकत, एक व्यापारी के तौर पे आया और गोवा पे कब्जा कर लिया। तो रेवती द्वीप नाम था। गोवा पर 1510 में कब्जा किया पुर्तगाली व्यापारी अल्मीडा के नेतृत्व में। अब आइए, उस वक्त गोवा किसके कब्जे में था? सवाल याद रखिएगा, बीजापुर के आदिल शाही के कब्जे में था। बीजापुर राज्य था, बहमनी के जो 5 टुकड़े हुए, तो उसमें बीजापुर एक राज्य हुआ। बीजापुर का आदिल शाही वंश होता था और गोवा उसी के पास था, तो गोवा पर कब्जा किया। तो बीजापुर के राज्य गोवा पर कब्जा किया पुर्तगालियों ने, ठीक है। सवाल, पुर्तगालियों को गोवा के कब्जा कराने में मददगार कौन था? ये वही है,
राजा कृष्णदेव राय। तो राजा कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली व्यापारियों की पूरी मदद की गोवा पर कब्जा करने में 1510 में। अब आइए इस संदर्भ में अब ये राजा कृष्णदेव राय खुद का एक खिताब रखेगा, टाइटल लेगा, उपाधि मालूम है क्या? यवन स्थापनाचार्य। इसकी उपाधि क्या होगी? यवन स्थापनाचार्य। यवन स्थापनाचार्य मतलब क्या? यवन का मतलब होता है यूरोप के लोग। ये लोग यूरोप के थे। एक्चुअली यवन शब्द पहले आया यूनानियों के लिए, ग्रीक के लिए। समय के साथ जितने भी यूरोपियन आए उसके लिए हमारे संस्कृत की किताब में एक शब्द आया यवन, यानी यूरोप के लोग। तो पुर्तगाली तो यही हुए। यवन स्थापना, स्थापित करना, स्टैब्लिश करना, सेटल डाउन, यानी गोवा पर कब्जा। आचार्य, प्रणेता, यानी यवनों को भारत में स्थापित करने वाला कौन था? राजा कृष्णदेव राय। यवन स्थापनाचार्य की उपाधि किसने ली? राजा कृष्णदेव राय ने ली। पुर्तगालियों की मदद गोवा जीतने में 1510 में किस भारतीय राजा ने किया? राजा कृष्णदेव राय ने किया। पॉइंट क्लियर? तो यवन स्थापनाचार्य। आंध्र भोज भी, ठीक है, संगीतज्ञ भी था, ये भी आप जान गए। अब आइए हम देखते हैं ये जो जनाब है यवन को क्यों स्थापित किया, इसका क्या इसमें था। तो आप गौर से सुनते जाइए, सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सुनिए गौर से। पुर्तगाली व्यापारी विजयनगर के साथ व्यापार करते थे। राजा कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली व्यापारी को अपने राज्य में व्यापार का अधिकार दिया था। पुर्तगाली क्रिश्चियन सोसाइटी को उन्होंने विजयनगर साम्राज्य में चर्च स्थापित करने का भी अधिकार दिया था और उन्होंने चर्च स्थापित किया भी था। राजा कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली सिक्के पराडो को मान्यता दी थी विजयनगर में व्यापार वाणिज्य के लेन देन के लिए। और विजयनगर राज्य के इनकम जो होते थे, टोटल आय, उस आय का ब्यौरा पराडो में ही काउंट किया जाता था, पराडो में। तो ये याद रखना है, विजयनगर साम्राज्य की आय का ब्यौरा किस करेंसी में मेजर किया जाता? पराडो में। पराडो क्या था? पुर्तगाली सिक्का। पुर्तगाली सिक्का पराडो विधिमान्य मुद्रा थी किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। पुर्तगालियों को व्यापार की छूट, ठीक। पुर्तगालियों को गोवा जीतने में मदद, ठीक। पुर्तगालियों को चर्च बनाने की आज्ञा, ठीक। अब आइए डोमिगोज पायस, याद रखिएगा, डोमिगोज पायस पुर्तगाली यात्री, वह विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। और सेंट्रल एशिया का एक यात्री नूनीज भी आता है। डोमिगोज पायस भी बहुत बड़प्पन प्रेजिंग किया है विजयनगर राज्य का। नूनीज तो कहता है, जो मध्य एशिया से आया था, ऐसा लगता है पूरे विश्व का सोना पिघल करके नदी रूप में विजयनगर नामक राजकोष में, विजयनगर राजकोष में या गड्ढे में इस तरह से आकर के डंप हो जाती है जहां आकर वो जम जाती है और निकलने का रास्ता नहीं दिखता। यानी पूरा विदेशी व्यापार जो था भारत का, वह किसके पक्ष में था? विजयनगर राज्य के पक्ष में था। तो बहुत ही फेवरेबल फॉरेन ट्रेड हो रहा था और यही उसकी समृद्धि का कारण था। मसालों का व्यापार में अग्रणी था। इसके अलावे भी अन्य चीज़ों के व्यापार होते थे। तो ये ध्यान, तो पुर्तगालियों को एक तरह से वर्चस्व प्राप्त था और काफ़ी फायदे हो रहे थे विजयनगर को। तो थोड़ा बहुत आप तो छूट उसको देंगे, ये चीज़ है। अब अगले पॉइंट पर आइए। पुर्तगालियों को देखा जाए तो और क्या छूट मिली, तो याद रखिएगा, सवाल करता है आपसे कि विजयनगर राज्य को घोड़े की सप्लाई कौन करता था, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। विजयनगर राज्य अपने सैनिकों के चाक चौबंद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुर्की अरबी घोड़े मंगवाता था अपनी सेना के लिए और ये काम पुर्तगाली व्यापारी करते थे विजयनगर के लिए। विजयनगर और पुर्तगाली व्यापारियों के बीच में ये एग्रीमेंट था कि ये अरबी तुर्की नस्ल के घोड़े युद्ध के लिए
आप सिर्फ विजयनगर को ही आपूर्ति करेंगे, बहमनी राज्य या बहमनी राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों को आप घोड़े की आपूर्ति नहीं करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हमें आपने राफेल दिया है तो पाकिस्तान को राफेल नहीं देंगे। समझ में आई बात? अगर हमें आपने F-18 दिया है तो F-18 और किसी पड़ोसी राज्य को नहीं देंगे, वरना कोई मतलब नहीं रहा। यह मतलब है। तो याद रखिएगा, पुर्तगाली व्यापारी विजयनगर को घोड़े की सप्लाई आपूर्ति करते थे और बहमनियों को नहीं करते, ऐसा एग्रीमेंट था। तो ये सब वजह थी जो पुर्तगाली व्यापारी को यहां पर एक तरह से काफी मान्यता मिली हुई थी। समझ में आ गई बात? तो ये सारी बातें हैं। तो देखा आपने, संगीतज्ञ है, अष्टदिग्गज है, महिलाएं हैं, कुश्ती लड़ता है, मल योद्धा है, इसके अलावे गणिका नगर अष्टदिग्गज है, ऐसे ढेर सारी चीजें इसके पास है। यही तो सवाल है। चलिए, तो विजयनगर के इस राजा कृष्णदेव राय का जो इंपॉर्टेंस है वो गया। अब आई, ये राजा कृष्णदेव राय अपनी 2 पत्नियों के साथ 3 बार तिरुपति बालाजी मंदिर का दर्शन करने गया, नंगे पांव। याद रखिएगा, नंगे पांव, जिसकी मूर्तियां भी तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थापित है। याद रखेंगे, अकबर अजमेर शरीफ जाता है 2 बार और ये तिरुपति बालाजी जाता है 3 बार नंगे पांव, तिरुमलई की यात्रा पर जाता है। और उस मंदिर का निर्माण संपूर्ण इसी ने किया। इसके बाद भी एक्सटेंशन चलता रहा, पर पूर्ण यही किया, शुरुआत देवराय द्वितीय ने किया था। तो ये राजा कृष्णदेव राय का कुछ महत्वपूर्ण है। अब आइए हम देखें छोटी मोटी चीजें। अब हम देखते हैं जो ओवरऑल जो छिटपुट 4, 5, 10 क्वेश्चन बनेंगे उस पर ध्यान दीजिए। विजयनगर राज्य जो है वहां पर बुक्का भी राज किया, और बुक्का की सभा में, इन द कोर्ट ऑफ बुक्का देयर वर 2 स्कॉलर्स लिव, शायन और माधव। ये 2 विद्वान थे जिन्होंने सुदर्शन संग्रह नाम की पुस्तक लिखी। सुदर्शन संग्रह नाम की पुस्तक शायन और उसका भाई माधव ने लिखा। अब आइए, शायन को देखते हैं। ऋग्वेद, ऐत्रेय ब्राह्मण पर टीकाएं भी लिखा। सायन ने कमेंट बुक लिखा, ठीक है, ऋग्वेद और ऐत्रेय ब्राह्मण पर। हम देखते हैं सायन को एक उपाधि प्राप्त थी, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। शायन की क्या उपाधि थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ये उपाधि एक्चुअली देखते हैं तो बुक्का की है, लेकिन बहुत जगह सायन को दिखा देता है, पर एक्चुअली बुक्का को कहा गया क्योंकि उसके सभा में ये सब विद्वान थे, तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक कहते हैं। एक्चुअली बुक्का है। बुक्का ऑप्शन में ना हो तो मजबूरी का नाम सायन है। अब आइए, लक्ष्मीधर नाम के एक विद्वान थे विजयनगर में, जिसने सौंदर्य लहरी नाम की पुस्तक और सरस्वती विलास नाम की पुस्तक लिखी। ठीक है, सौंदर्य लहरी और सरस्वती विलास, रिटेन बाय लक्ष्मीधर। तेनालीराम जो एक विदूषक था, जिसने पांडुरंग शास्त्र पुस्तक लिखी। अब आइए, कृष्णदेव राय जो है राजा, उसने 1000 स्तंभ या 1000 राजा मंदिर का निर्माण किया। 1000 राजा मंदिर का मतलब हुआ कि 1000 पिलर वाला मंदिर का निर्माण किया। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आइए, यही राजा कृष्णदेव राव है जो मदुरई में हाथी मंदिर का निर्माण किया। यानी जो पूरा मंदिर है हाथी के शेप में 4 पिलर के ऊपर खड़ा है, तो हाथी मंदिर कहते हैं। ठीक है, वहीं पर मदुरई में क्या है? 1000 राज टेम्पल। तो ये है। अब आइए, यवन स्थापनाचार्य था, उसका नाम वेंकट विलास। ये जो है एक भवन था जहां पर राजा कृष्णदेव राय ने इस भवन का निर्माण किया, वेंकट विलास नाम रखा, जहां पर अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करता, यानी गोपनीय वार्ता करता, कैबिनेट बैठक करता था। तो जहां पर विजयनगर राज्य में कैबिनेट सिटिंग होती थी, उस राज्य के कैबिनेट सिटिंग प्लेस को क्या कहा गया है? वेंकट विलास। ठीक है, राज दरबार जो होता था, जहां पे आम जनता देखने आती थी, राजा को मिलने आती थी, राज दरबार कोर्ट को क्या कहते थे? कल्याण मंडपम, ये कहते थे।
दंडनायक कौन होते? जितने भी मंत्री गण होते थे, मिनिस्टर्स, उसे दंडनायक कहा जाता था। जो सरकार की, राजा की प्रत्यक्ष भूमि होती, जो राज परिवार के खर्चे के लिए जाता था, उसकी रेवेन्यू, ऐसे जमीन के टुकड़े को क्या कहा गया है? याद रखिएगा, विजयनगर में सरकारी राज्य के जमीन को या टुकड़े को क्या कहते थे? भंडारवाद। जैसे मुगल काल में जमीन का वह क्षेत्र या टुकड़ा जिसकी रेवेन्यू मुगल शाही परिवार के खर्चे के लिए जाता था, उसे क्या कहते थे? तो उसे हम क्या कहेंगे? खालसा भूमि। खालसा, याद रखिएगा। तो खालसा, और यहां पर क्या कहलाता है? भंडारवाद। अब आइए, स्वर्ण सिक्के जो होते थे, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स जो होते थे विजयनगर के, उसको क्या कहते? वराह। वराह मतलब सुअर। और वराह अवतार किसका? आपको भी मालूम है ये अवतार किसका था? तो ये अवतार था आपका, क्या कहते हैं, विष्णु का। तो वराह, तो ये वैष्णव थे ही मोस्टली, तो ये याद रखिएगा। अब आइए, लगभग ये राज 300 साल चला और हमने बताया है इसके बाद क्या हुआ। तो कुल मिलाकर के ये अब दो और सबसे इंपॉर्टेंट बात विजयनगर के बारे में, और उसके साथ लास्ट हो जाएगा। क्या? विजयनगर राज्य में भी चोल साम्राज्य की तरह ही स्वायत्त ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था कायम थी। ऑटोनोमस विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज गोइंग ऑन इन विजयनगर ऑल्सो। यानी विजयनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पंचायती राज व्यवस्था थी, जो बहुत ही स्वतंत्र चोल साम्राज्य की तरह ही थी। इन जो पंचायती राज व्यवस्था थी गांव में, उसे क्या कहते? ये सवाल आएगा। इसे कहते थे आयंगर प्रणाली, आयंगर व्यवस्था, आयंगर सिस्टम। याद रखिए, आंध्र कर्नाटक वाले क्षेत्रों में ब्राह्मण जो होते हैं, कई ब्राह्मणों के टाइटल आयंगर होते हैं। तो ब्राह्मण लोग पढ़े लिखे होते थे उस जमाने में, उन्हीं तक ये पढ़ाई लिखाई का कार्य था। तो ये आयंगर समुदाय के लोग पढ़े लिखे होते, कानून ज्ञाता, वेद प्रतिष्ठापक होते थे, सारे बुक सब जानते थे। तो उन्हीं को नॉलेज है प्रशासन चलाने का, सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का, और वो लीडर होते थे समाज के। तो ये चीज है। इन दैट रिस्पेक्ट देखें तो ये बुजुर्ग ब्राह्मणों की गांव की सभा, जो गांव के प्रशासन को संचालित करते थे, नियंत्रित करते थे, व्यवस्थित करते थे, इसलिए उसे पंचायती व्यवस्था को आयंगर व्यवस्था कहा गया। गांव के बुजुर्गों की सभा आयंगर व्यवस्था का मतलब हुआ। ये पंचायती व्यवस्था थी। इसमें भी अलग अलग मेंबर होते थे, कोई खेत पथार रेवेन्यू को, कोई सिक्योरिटी को, कोई वस्तु विनिमय को, फिर कोई क्या कहते हैं सुरक्षा को देखती है, कोई जन्म मरण को, कोई पीने वाले पानी, तालाब वगैरह की व्यवस्था करता है। यही था। अब आइए, दूर दराज के क्षेत्र में, रिमोट एरिया में शासन कैसे चलता था, यह देखना है। रिमोट एरिया का शासन कैसे चलता था। तो अगर रिमोट एरिया के शासन व्यवस्था के तहत बात करें तो ध्यान दीजिए, रिमोट एरिया में, दूर दराज के क्षेत्र में जो सेनापति होता था, स्थानीय सेनापति, उसके दो रोल होते थे। फिनेंस पावर उसी के पास था, रेवेन्यू कलेक्शन का राइट, पुलिस का पावर उसी के पास था, और मिलिट्री पावर भी। तो मिलिट्री, पुलिस और फाइनेंशियल एंड गवर्निंग, चार प्रकार की शक्तियां प्रांतों के सेनापति के हाथ था। कितने प्रकार की? चार प्रकार। मिलिट्री भी वही है, पुलिस भी वही है, गवर्नर भी वही है, और प्रशासनिक कार्य के साथ साथ फिनेंस, रेवेन्यू कलेक्शन का राइट भी उसी के पास है। शक्तिशाली तो होगा। तो दूर दराज के क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य ने अपनी केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को न लागू करके स्थानीय तौर पर एक सैनिक छावनी बना देता, वहां एक सेनापति रख देता, और कुछ सैनिक की टुकड़ियां होती जो आसपास के क्षेत्रों में जो है शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखती थी, और रेवेन्यू कलेक्शन को जारी रखती थी। सजा उजा देना वही सब देख लेती थी। अर्थात ये एक छावनी प्रकार का राज था। तो इसे दूर दराज की इस सेनापति को क्या कहते थे? नायक।
इन सेनापति को क्या कहते हैं? नायक। इस तरह की व्यवस्था को क्या कहते हैं? नायंकार व्यवस्था। नायक के द्वारा संचालित स्थानीय शासन को क्या कहते हैं? नायंकार सिस्टम, नायंकार व्यवस्था। तो यहां दो व्यवस्था देखने को मिली। आयंगार जो गांव के क्षेत्रों में पंचायती व्यवस्था है, नायंकार जो पुलिस प्रशासन का काम देखती है। तो सेनापति को क्या कहते हैं? नायक। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? नायकार। अब इन बड़े बड़े सेनापतियों को सैलरी जो है कैश में नहीं, लैंड रेवेन्यू के रूप में मिलती। तो जैसे हम देखते हैं मुगल के काल में था, वैसे यहां भी देखते हैं। कैसे? तो मान लीजिए किसी नायक का सैलरी, ठीक है ना, किसी नायक का सैलरी 10,000 है। तो देखा जाता था कि किस क्षेत्र का या कितना क्षेत्र एक्वायर करे, चिन्हित करे कि उसकी मतलब वहां से 10,000 रेवेन्यू साल में निकल आए। एनुअल होता था पहले, साल में 10,000 निकल आए। तो उस एरिया को एक नाम दिया जाता कि इसका जो 10,000 रेवेन्यू है ये ए नाम के या बी नाम के नायक की सैलरी के तौर पे जाएगा। तो सैलरी जो मिलती थी, तो जमीन के टुकड़े नहीं, जमीन के चिन्हित प्रदेश के रेवेन्यूज उसके पास जाता। तो उस जमीन के टुकड़े को क्या कहते, जहां से बड़े बड़े नायकों की सैलरी रेवेन्यू के तौर पे जाती? अमरम। क्या कहते बेटा? अमरम। अब ध्यान से सुनिए। जिस नायक को सैलरी के बदले चिन्हित जमीन के रेवेन्यूज दिए जाते थे, उस चिन्हित जमीन क्षेत्र को अमरम कहा गया है। अर्थात अमरम से तात्पर्य किसी नायक को दी जाने वाली वह सैलरी जो भूरासव के रूप में जाती है, उस जमीन की पहचान के लिए अमरम कहा गया। जिस नायक को अमरम के रूप में सैलरी मिलती, उस नायक को क्या कहते? अमर नायक। भाई बात, जिस नायक को सैलरी अमरम के रूप में मिलती उसे क्या कहते? अमर नायक। बात खत्म। समझ में आई बात? ध्यान रखिए। तो कहने का मतलब यह है, ठीक है। अब कुल मिलाकर के जो बात बनी, हमने सभी बातें देख ली। विजयनगर राज्य को समाप्त कर दीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, यकीन मानिए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। वीडियो को हमेशा ध्यान लगा के सुना करिएगा, देखा करिएगा। ठीक है। अब हम 2 से 3 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और उस ब्रेक के बाद हम आते हैं बहमनी राज्य को लेके। ये भी हमारे पास आधे घंटे की कहानी है, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना?
कम बैक बेटा। अब बहमनी शुरुआत करते हैं। बहमनी किंगडम, अगर बहमनी किंगडम को देखा जाए, ये 1347 एडी से 1687 एडी के बीच चलेगा। लगभग कितना? 1400, 1500, 1600, यानी लगभग 350। लगभग 350 वर्ष का शासन। देखते हैं कैपिटल। तो गुलबर्गा, और गुलबर्गा को ही गुलबर्गे भी कहते हैं। और गुलबर्गा कहाँ है आज? कर्नाटका में। लेटर ऑन
ट्रांसफर टू बीदर। और बीदर कहां पे है देखा जाए तो आज तेलंगाना में आ जाएगा, तेलंगाना क्षेत्र में आज बीदर। अब है फाउंडर, फाउंडर बोलेंगे अलाउद्दीन रहमान शाह हसन गंगू। शिया मुस्लिम ईरानी separated from Delhi Sultanate in 1347 AD MBT के समय में, ठीक है। और इन बहमनी किंगडम no ministers, no ministers. Bahmani state later on divided in 5 small states Barat, Bidar, Bijapur, Golconda and Ahmednagar. बीदर में बीदर शाही, बीजापुर में आदिल शाही, गोलकुंडा में अहमदनगर में निजाम शाही, चलिए थोड़ा सा परिचय दे देता हूं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी हिस्ट्री मेडाइवल इंडिया में बहमनी किंगडम। हमारा फोकस क्या है? बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम को देखें तो 1347 एडी में ये एस्टैब्लिश्ड होता है। 1687 तक ये सरवाइव करता है टुकड़े होने के बावजूद भी, क्योंकि 1687 में ही फाइनली औरंगजेब जो है मुगल बादशाह वह इसे मर्ज करके मुगल एम्पायर का हिस्सा बना देगा। बहमनी किंगडम की जो कैपिटल थी एज ए फर्स्ट कैपिटल गुलबर्गा। ये गुलबर्गा आज कर्नाटक में है, एक डिस्ट्रिक्ट है। गुलबर्गी भी कहते हैं, गुलबर्गा भी कहते हैं, अक्सर न्यूज में रहता है गुलबर्गा।
ठीक है, तो ये कर्नाटक में बहुत समय के बाद कैपिटल चेंज करके बीदर ले आया, तो लेटर ऑन कैपिटल चेंज टू बीदर, बीदर में चला गया कैपिटल। ये बीदर आज तेलंगाना वाले पार्ट में है। और बीदर का जो है ना बीदरी एक कला है जो ब्रॉन्ज पे ब्रास पे कुछ गमले वगैरह बनाते हैं, ठीक है, पॉट्सर, और उस पर फिर नक्काशी करते हैं, तो उसको बीदरी कला कहते हैं। हॉट क्वेश्चन होता है। बहमनी किंगडम का फाउंडर जो है अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू। बहमन शाह इसलिए नाम पड़ा बहमनी। और ये जब राज अभिषेक किया तो कभी किसी ब्राह्मण के यहाँ, याद रखिएगा, काम किया था खेतों के लेबर के तौर पे, तो जब गद्दी पर भी आया तो देखिए अपने मालिक का नाम रखा, ठीक है, गंगू। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। भारतीय इतिहास का वह शासक जब उसका राज अभिषेक हुआ तो अपने मालिक का नाम अपने नाम के साथ जोड़े रखा, यही है वो गंगू। अलाउद्दीन जो है सिया मुस्लिम था, ईरानी था, और भारत आया, खेतों में काम किया किसान के यहाँ, समय के साथ दिल्ली सल्तनत में सिपाही की नौकरी कर ली, और समय के साथ सेनापति बन के दक्षिण भारत के दौलताबाद वाले क्षेत्र पे गवर्नरशिप लिया, और बाद में विद्रोह करके 1347 में अलग होकर के अपने नाम से बहमनी राज्य की संस्थापना कर दी। तो सुल्तनत के समय में 1347 ईडी में इसने मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की, कब की, ठीक है। अब कहाँ की, तो वो कौन सा जगह था उस समय में, दौलताबाद। अब आइए, तो जो उसने स्थापना की एरिया, दौलताबाद यानी देवगिरी दौलताबाद के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान में रखने की चीज है। अब आइए, अब हम देखते हैं बहमनी किंगडम में मंत्री का पद नहीं होता था। देयर इज नो पोस्ट ऑफ मिनिस्टर्स, नो एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। याद रखिएगा, सारे काम सुल्तान खुद देखता था, बाकी काम करने के लिए सचिव होते, सेक्रेटरी होते, मिनिस्टर नहीं। अब आइए बहमनी स्टेट, ठीक है ना, लेटर ऑन डिवाइडेड इन 5 स्मॉल स्टेट्स। बहमनी राज्य समय के साथ कितने टुकड़ों में टूट गया, 5। वो 5 में एक देखिए बीदर जो कैपिटल था वो अलग बीदर हो गया, बीजापुर अलग हो गया, बरार अलग हो गया, ठीक है, अहमदनगर अलग हो गया। तो अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार, ठीक है। तो ये चीज़ है। बरार में इमाद शाही था, ठीक है, याद रखिएगा। बीदर में बीदर शाही, बीजापुर में आदिल शाही, अहमदनगर में निजाम शाही, और जो बरार है उसमें कहते हैं इमाद शाही। बरार को क्या कहते हैं, इमाद शाही। इमाद शाही राजवंश स्थापित हो गए, याद रखिएगा। चलिए, तो यहां तक हमें क्या मिला बेटा, एक इंट्रोडक्टरी मिल गया, ठीक है, यहां तक ओके हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर हमें ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन के लिए ही देखना है। अब तक जो पढ़ा है उसमें ये याद रखिए। क्वेश्चन ये, बहमनी राज कहां था, दक्षिण भारत। विजयनगर के समकक्ष कौन सा राज उसके उत्तर में था, बहमनी राज था। बहमनी राज का संस्थापक फाउंडर कौन है, अलाउद्दीन बहमन शाह है। किसके समय में दिल्ली सल्तनत से अलग होकर के दौलताबाद बहमनी राज के रूप में स्थापित हुई, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। भारत का वह शासक कौन था जो अपने राज अभिषेक के समय अपने नाम के साथ अपने मालिक का नाम जोड़े रखा, अलाउद्दीन बहमन शाह, गंगू, हसन गंगू। अगला पॉइंट कि भारतीय संदर्भ में बहमन शाह कौन सा ऐसा राज था जहां पर मंत्री पद नहीं होते। सिर्फ यही नहीं, 4 ऐसे राज्य हैं। टीपू सुल्तान के समय में मंत्री पद नहीं होते, मैसूर स्टेट 1। बहमनी राज्य में मंत्री का पद नहीं होता, 2। शेर शाह सूरी के समय मंत्री का पद नहीं होता, 3। शिवाजी के समय में मंत्री का पद नहीं होता, मराठा, शिवाजी के समय, मराठा में शिवाजी के समय मंत्री का पद नहीं होता। ओवरऑल
मराठा में नहीं होता। तो क्या होते? सचिव स्तर के पदाधिकारी होते जो सलाह देने का काम करते, डिसीजन नहीं ले सकते। डिसीजन राजा लेगा, सुल्तान लेगा। तो शेरशाह सूरी, सूरवंश, मराठा में शिवाजी, मैसूर में टीपू सुल्तान और बहमनी, यहां पे मिनिस्ट्री का पोस्ट नहीं होता। हॉट क्वेश्चन है यूपीएससी का, यूपीएससी जाके पलटिएगा, 10 ईयर्स समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, आपसे पूछेगा मराठा के शिवाजी के दरबार के 8 मंत्रियों को क्या कहते, बोल दीजिएगा अष्टप्रधान कहते जब पूछ रहा है तो। लेकिन वो किस दर्जे के थे? सचिव स्तर के थे। कहने के लिए छोटे एग्जाम में मंत्री, यूपीएससी डालिएगा तो आ जाएगा सचिव। ये हो गया बेटा, 5 टुकड़ों में बटा, पहले राजधानी गुलबर्गा, फिर बीदर हुई, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, और जिस राज्य को बहमन शाह ने लिया वो एरिया क्या था? ये हो गया। अब आगे चल, आगे 5-6 क्वेश्चन और। गौर से सुनते जाएंगे बेटा, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, तो इतना ही सुन। अब आपका जो है, जो मेन जो क्वेश्चन बनेगा फॉर्मेशन, उस पर ध्यान दीजिए, गौर से सुनना है। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी गुलबर्गा स्थापित किया था अलाउद्दीन बहमन शाह ने, और उसके समय में 4 प्रांत थे। बहमनी राज्य के शुरुआत में 4 प्रांत थे, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। ठीक है, 4 प्रांत, बरार, बीदर, ठीक है, दौलताबाद, गुलबर्गा, ये 4। हम देखते हैं अलाउद्दीन बहमन शाह की मृत्यु 1358 में, 1358 में हो गई, यानी वो लगभग 11 वर्ष शासन किया। उसके बाद आया मोहम्मद शाह फर्स्ट, 1358 से 1373, 73 शासन किया, डेथ कर गया। उसके बाद तीसरा शासक आया अलाउद्दीन मुजादी शाह, मुजाहिद शाह, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, 1375 से 1378 शासन किया। पर इस मुजाहिद, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 75 से 78 शासन किया, पर इसका कत्ल हो गया, क्लैश। फिर चौथा आया दाऊद शाह, 1378 में गद्दी पर बैठा कि उसकी बहन रूह परवर आगा ने कत्ल करवा दिया महमूद बेगड़ा के हाथों। महमूद बेगड़ा एक बहुत बड़ा ताकतवर था, जैसे यहां पर था ना दिल्ली में मलिक काफूर, मुगल में मान सिंह, ठीक वैसे ही जैसे बख्तियार खिलजी दिल्ली सल्तनत में, ठीक वैसे ही बहमनी में एक महमूद बेगड़ा है। ठीक है, तो महमूद बेगड़ा को इशारा की और जो है रूह परवर आगा ने अपने इस भाई सुल्तान अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, दाऊद शाह को कत्ल करवा। और फिर मोहम्मद शाह सेकंड गद्दी पर आया 1378 से 97। बहुत कम समय में बहुतों की हत्या हुई। याद रखिएगा, लगभग 14-15 सुल्तान यहां बनता है और उनमें से 8 की हत्या होती है। समझ में आ रहा है ना? जो कैरेक्टर समझने की कोशिश करिए, चाहे वो दिल्ली सल्तनत का हो या मुगल का भी हो, बहुत विद्रोह हुए बच्चों में ही, बेटों में ही, कैरेक्टर को समझने की कोशिश करिए। अब आइए, शमसुद्दीन दाऊद 1397 में शासक बना, 14 जून से 11 नवंबर के बीच कत्ल। उसके समय में एक पोस्ट क्रिएट हुआ, मीर जुमला। ये सवाल क्या हुआ? सवाल, मीर जुमला का पद किस राज्य में होता था? बहमनी राज्य में मीर जुमला का पद होता था, जो सर्वे सर्वा अधिकारी होता था। मीर जुमला, दैट इज। अब अगले पॉइंट पर आइए। अगला राजा बना ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह जो है, ये
गुलबर्गा से शासन करने वाला आखिरी सुल्तान बहमनी सुल्तान। तो बहमनी किंगडम का आखिरी सुल्तान जिसने गुलबर्गा से शासन किया, यही सवाल होगा। गुलबर्गा राजधानी से शासन करने वाला बहमनी राज का आखिरी शासक कौन? ताजुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। अब आइए, अगला अब शासक है शिहाबुद्दीन अहमद शाह। शिहाबुद्दीन अहमद शाह जो है, इसने अपनी राजधानी बीदर ले गया, गुलबर्गा नहीं, बीदर। और बीदर में ये 1422 से 1436 तक रूल करता है। बीदर से शासन करने वाला पहला सुल्तान कौन? याद रखिएगा, शिहाबुद्दीन अहमद शाह। तो देखा, ताजुद्दीन फिरोज और शिहाबुद्दीन, गुलबर्गा से आखिरी और बीदर से पहला। ये सवाल बनाया, लेकिन हाई लेवल के एग्जाम में, छोटे मोटे में नहीं। अब आइए, अलाउद्दीन अहमद शाह अगला है, 1436 से 1458 है, और उसकी भी हत्या होती है। उसके बाद आता है हुमायूं शाह। हुमायूं शाह 1458 से 1461, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 साल शासन किया, पर बहुत ही निरंकुश, कठोर स्वभाव का और हिंदुओं को ना देखने वाला, काफिरों का वध करने वाला, और ऐसी ढेर सारी चीजें उसके बारे में लिखी गई है। पर इतना ही सीखना है, हुमायूं शाह का नाम था जालिम हुमायूं। ये सवाल कई बार आया है कि बहमनी का वह शासक जो जालिम हुमायूं के नाम से प्रचलित था, यही है हुमायूं शाह। अब देखते हैं, इसने, हुमायूं शाह ने अपने समय में महमूद गवा जो था ना, अब इस महमूद गवा को क्या बनाया? मंत्री बना दिया, वजीर बना दिया। वजीर, याद रखिएगा, वो एक तरह से सचिव है, पर चलिए वजीर बना दिया। और आगे देखते हैं, महमूद शाह थर्ड शासक आया, जो 1463 से 1482 तक रहा। इसके समय में धोखे से, नासमझी की वजह से महमूद गवा को महमूद शाह ने फांसी चढ़ा दी। एक्चुअली कुछ लोगों ने कह दिया कि यह विजयनगर राज्य के साथ मिल गया है और मिलकर चढ़ाई करके गद्दी हड़पेगा, अतः इसको मार देना चाहिए। जैसे बाहुबली में कह दिया गया कि अमरेंद्र बाहुबली बगावत पर उतर आया है और वो गद्दी लेना चाहता है, और मरवा दिया कटप्पा से। ऐसे महमूद गवा के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, और बहुत सारे लोग जो महमूद गवा को नहीं चाहते, इस ताकतवर व्यक्ति को, उसे मरवा दिया, फांसी पर लटकवा दिया। तो देखा, हुमायूं शाह ने इसे मंत्री बनाया, इसकी ताकत बहुत बढ़ गई। और फिर हुमायूं शाह के बाद महमूद शाह आया, उसके समय में इसकी फांसी पर इसको चढ़ा दिया गया। ये पूछेगा, उसकी फांसी पर चढ़ाने के बाद जब हुमायूं शाह थर्ड को यह पता चला कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जबकि ऐसी बात नहीं थी, वो भी हार्ट अटैक से अगले साल डेथ कर गया। और जैसे वो डेथ किया, महमूद गवा गया, यकीन मानिए बहमनी टुकड़े टुकड़े में चलता चला गया, यानी टुकड़े टुकड़े हो गए, 5 टुकड़ों में बताया था ना, बरार, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। तो ये पतन है, महमूद गवा का मौत, फांसी, बहमनी राज्य के पतन का आरंभ है, यही माना जाता है। अब आइए, हम देखते हैं कि बहमनी राज्य भी नकद वेतन देता, यहां पर सैलरी कैश होती थी, रेवेन्यूज के तौर पे नहीं होता। पहला पॉइंट, ये एक सिया मुस्लिम धार्मिक राज्य था, ये ध्यान में रखना। अब देखते हैं 5 टुकड़ों में जो बटा, तो कैसे कैसे। 1484 में बरार सेपरेट होके स्टेट बन गया, और वहां पर इमाद शाही वंश आ गया बरार में इमाद शाही। हम देखते हैं 1489 में बीजापुर अलग हो गया, ठीक, 84 के बाद 5 साल के बाद बीजापुर अलग हो गया। ठीक है, अब आइए, उसके बाद देखते हैं 1498 में अहमदनगर अलग हो गया। तो 1498 में अहमदनगर, याद रखिए, वास्को डिगामा 1498 में भारत आया, और यहां देखते हैं अहमदनगर अलग हो गया। 1518 में जाते जाते
गोलकुंडा अलग हो गया। तो 1518 में गोलकुंडा अलग हो गया। बात समझ आई? गोल मतलब क्या होता है? राउंड। और 1518 में 8 कैसे लिखा था? डबल राउंड। नहीं? तो दिमाग में देखिए, एक स्कैन करिएगा, पिक्चर डालिएगा तो याद रहेगा। वास्को डिगामा से अहमदनगर आ गया, 1498 में अलग हुआ। सबसे आखिरी में कौन अलग हुआ? गोलकुंडा, 1518 में। गोल 18 दिमाग में रहेगा, ये चीज है। ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं। बीजापुर में जो स्थापना हुई वो था आदिल शाह। आदिल शाह ने बीजापुर राज्य की स्थापना की, बहमनी से अलग होकर के। और देखते हैं 1686 में औरंगजेब जो मुगल बादशाह है, वह बीजापुर को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम देखते हैं अहमदनगर जो है, वहां पर निजाम शाही है अहमदनगर में, और अहमदनगर को भी 1687 में मिला लेता है। कौन? वही औरंगजेब। अब देखते हैं गोलकुंडा है, यहां पे कुली कुतुब शाह फाउंडर है। गोलकुंडा का कुली कुतुब शाह फाउंडर है, और कुली कुतुब शाह संस्थापक तो है ही, और इसे भी औरंगजेब 1687 में मिला लेगा। अब आइए, फिर है आपका बरार। बरार में, ठीक है, फतेह उल इमाद शाह फाउंडर है। फतेह उल इमाद शाह फाउंडर है, और इसको क्या कहते हैं? इमाद शाही राजवंश। और इस तरह से हम देखते हैं 1575 में बरार को अहमदनगर निगल लिया। और जो बीदर का है बरीद शाही राज, ठीक है ना, बरीद शाही, वो केंद्र में था, वो सेंट्रल था, वही राजधानी थी, वो एक अलग राज बन के रह गया, बीदर का बरीद शाही। 1618 में इस बीदर को भी बीजापुर ने निगल लिया। बीजापुर ने बीदर को निगला और बरार को अहमदनगर निगल लिया। तो दोनों जो बाबा वाला है, दोनों निगल लिया गया, याद रखिएगा। अब इस तरह से देखिए, तो अहमदनगर से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉरी, बहमनी से ज्यादा नहीं। फाउंडर, टुकड़े में 5 स्टेट, किस साल कहां से अलग हुआ, ये मंत्री नहीं होते, या हाई लेवल में क्वेश्चन आएगा। महमूद गवाह कौन था, ये इंपॉर्टेंट हुआ। गुलबर्गा से आखिरी शासन करने वाला ताजुद्दीन फिरोज। बीदर से शासन करने वाला पहला, बीदर यानी कैपिटल से, आप भी जानते हैं। ठीक है, मोहम्मद शाह। उसके बाद महमूद गवाह को किसने फांसी दी, किस शासक ने? तो मालूम है आपको किस शासक ने दिया था? मोहम्मद शाह थर्ड ने। ठीक है, अब कौन सा राज रहा जो भारत में मार काट के बीच में रहा? ये बहमनी राज। ये चीज है। अब आइए, जो गुलबर्गा, जो आज बीजापुर के पास गुलबर्गा क्षेत्र है ना कर्नाटक में, वहां पर एक बहुत बड़ा गोल गुंबद है। तो पूछेगा बीजापुर का गोल गुंबद किसने बनाया? यही महमूद गवाह ने बनवाया। वही बीदर के पास जो मदरसा है, किसने बनवाया? तो इसने बनाया। तो गोल गुंबद एक्चुअली बनाया बीजापुर का इब्राहिम आदिल शाह ने। तो बीजापुर का गोल गुंबद इब्राहिम आदिल शाह ने बनाया। ठीक है, ठीक है। चार मीनार आदिल शाह ने बनाया। ठीक है, चार मीनार है ना हैदराबाद में। अब आइए, जो अगला पॉइंट बनता है कि बीदर स्थित जो मदरसा है वो किसने बनाया? तो महमूद गवाह ने। इट इज वेरी हाईलाइटेड क्वेश्चन। बीदर स्थित मदरसा महमूद गवाह ने बनाया। ठीक है, ये ध्यान रखना। और बीजापुर का जो आदिल शाही गोल गुंबद मस्जिद है, वो किसने बनाया? गोल गुंबद तो इब्राहिम आदिल शाह ने बनाया। अब जो ये अहमदनगर राज्य है, बीजापुर गोलकुंडा राज्य है, ये दो, बीजापुर गोलकुंडा अहमदनगर, इन राज्यों को हम मुगल जब पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ जो लड़ाइयां होगी साउथ इंडिया के साथ, उसमें जो आएगा वही पढ़ेंगे। यहां आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। बहमनी एंड, मैंने कहा था आधे घंटे की चीज है, एंड हो गया। तो बहमनी गया, ये गया। अब हम बात करने जा रहे हैं किसका? दिल्ली सल्तनत का। लेकिन दिल्ली सल्तनत यूं नहीं स्टार्ट होगा, उससे पीछे हम जाएंगे भारत पर तुर्क मुस्लिम आक्रमण पे। तो हम एक बैकग्राउंड पहले तैयार करते हैं, बोर्ड पर कुछ बातें लिखते
नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं बेटा, और हमारा टॉपिक है उत्तर भारत पर तुर्क मुस्लिम टर्किश मुस्लिम आक्रमण, यानी टर्किश मुस्लिम अटैक्स। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। अब इस टॉपिक में एक पढ़ेंगे 712 एडी अटैक्स ऑन सिंध। और आप जानते हैं इसमें कौन इन्वॉल्व था? मोहम्मद बिन काशिम, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे 1001 से 1027 एडी। अटैक्स ऑफ महमूद गजनवी। टोटल 17 अटैक्स। फिर तीसरे में पढ़ेंगे 1175 से 1206 एडी। अटैक्स ऑफ मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम अल मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम अल मोहम्मद गौरी। तब जाकर के आ जाएगा दिल्ली सुल्तनत। जून 1206 AD till 21st अप्रैल 1526 AD। बेटा थोड़ा नजर डाल दीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्थ इंडिया के तहत, टॉपिक है टर्किश मुस्लिम अटैक्स ऑन नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत में या उत्तर भारत पर या पश्चिमोत्तर भारत, लेकिन उत्तर भारत पूरा आपको मानना पड़ेगा, उत्तर भारत पर तुर्की मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, टर्क्स तुर्की वाले लोग, मुस्लिम आक्रमण। आइए अब इसमें हम तीन देखते हैं। पहला 712 एडी में अटैक्स ऑन सिंध। सिंध पर जो अटैक हुआ मोहम्मद बिन
काशिम नाम का व्यक्ति के नेतृत्व में, सेनापतित्व के नेतृत्व में ये अटैक हुआ। 1001 से 1027 के बीच अटैक्स ऑफ महमूद गजनवी, महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ और इस दरमियान उसने टोटल 17 अटैक्स किए। तीसरा आता है 1175 से 1206 एडी के बीच में अटैक्स ऑफ मुइजुद्दीन महमूद बिन शाम अल मोहम्मद गौरी, यानी मोहम्मद गौरी का ये पूरा नाम है, तो इसका अटैक देखते हैं। उसके बाद गौरी के गुलाम होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 24 जून 1206 को करेगा और 21 अप्रैल 1526 पानीपत के पहले युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोधी की हार मारा जाएगा और फिर मुगल आ जाएगा। तो तब जाके दिल्ली सल्तनत पर हम पहुंचने वाले हैं। इन दैट रिस्पेक्ट हम आपको बता दें सिचुएशन ये है, यही बैकग्राउंड हमने बताया, इसी को हम डील करेंगे। ये आज अभी ही डील होगा, ये हो जाएगा। ये दोनों जो है नेक्स्ट क्लास में डील होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखें अगले क्लास में। तो अगले क्लास में ये और ये दोनों डील होगा अगले मंडे को, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे, हाँ मंडे क्या, अब तुम सैटरडे संडे भी इस बार क्लास ले रहे हैं, तो बिल्कुल ये इसी संडे में निपट जाएगा, ठीक है, ये याद रखिए, ठीक है। तो ये होगा आपका और ये क्लियरेंस मिलेगा और सीधा हम उसके बाद सैटरडे संडे जो है बेटा हम क्या करेंगे, हिस्ट्री को आगे बढ़ा लेंगे। जैसे पॉलिटी चल रही है चलने दीजिए, हम हिस्ट्री आगे बढ़ा लेंगे। इसका नतीजा क्या निकल के आएगा कि ये सैटरडे को ख़त्म हो जाएगा और संडे को हम दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे। तो समझिए जैसे दिल्ली सल्तनत फिनिश करेंगे, समझिए 60% जगह दिल्ली सल्तनत फिनिश के साथ, इसके साथ 60% हिस्ट्री फिनिश्ड हो जाएगा और सीक्वेंस में घोड़ा आपका दौड़ता चला जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसको मिटाता हूँ, पहले वाले को रखता हूँ, ठीक है। टॉपिक आपका है 712 एडी attacks on Sindh by Muhammad bin Qasim. Sindh, capital Alor, the first capital. Second capital रमणाबाद, आज इसका नाम जाफराबाद। किंग दाहिर, क्वीन रावलदेव, बेटा जरा मार्कर लाता हूं ब्लैक वाला।
थोड़ा सा बेटा फेंट किया हुआ है, दोबारा लिख देता हूं। किंग कौन था? दाहिर था। दो पत्नियों का जिक्र है, हमें रावल देवी चाहिए, यानी हमें नहीं चाहिए, आप लोगों को ही चाहिए, देखा जाए रावल देवी, ठीक है। डॉटर्स दो थी, अब बात को हम आगे गौर से सुनिए। हमने कुछ बात लिखी है, जो बात लिखी है वो क्या है? 712 अटैक ऑन सिंध बाय मोहम्मद बिन कासिम। सिंध का कैपिटल अलोर था, जो आज के सिंध प्रांत पाकिस्तान में, और सेकंड कैपिटल ब्राह्मणाबाद था, ब्राह्मणाबाद जो सिंध में ही है, जिसे नाम बदल के उन लोगों ने रख दिया जाफराबाद। आज वो जाफराबाद के नाम से जाना जाता है, मुजफ्फराबाद नहीं, मुजफ्फराबाद पीओके में है। सिंध का राजा दाहिर था, और दाहिर की दो पत्नी में से एक पत्नी क्वीन रावल देवी थी। सिंध के राजा दाहिर का बेटा भी मारा गया, और दाहिर की दो बेटी थी, दाहिर की दो बेटी, सूर्यमल देवी, परिमल देवी। गवर्नर जो था इराक का उस वक्त, जो मुस्लिम प्रांत था, इस्लामी दुनिया, इराक, बगदाद, तो इराक का गवर्नर था अल हज्जाज। अल हज्जाज अंडर खलीफा। खलीफा कहां बैठता था? इजिप्ट, मिस्र में। और मोहम्मद बिन कासिम जो था वो अल हज्जाज का भतीजा है, नेफ्यू, और अल हज्जाज का वो दामाद भी है। उम्र 17 वर्ष है, और अपने ही इस दामाद को सेनापति बनाकर सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा। अब इसको कहानी के रूप में समझिए, ठीक है, कहानी के रूप में समझना है। सिंध जो है राज्य, वह आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत क्षेत्र को बताता है। सिंध में चच नाम के सिंध में चच नाम का एक ब्राह्मण था जो राज्य कर रहा था। चच नाम के ब्राह्मण का राज था सिंध में, हर्षवर्धन के समय के आसपास। पर वहां पर उसके मंत्री ने सत्ता पलट दी और अपने को गद्दी पर बैठाया, नाम रखा सहसी राय। तो सहसी राय ने चच नाम के ब्राह्मण की सत्ता पलट के खुद गद्दी पर आ गया, और फिर उसी के दलित मंत्री, अब दलित शब्द ही कहना ठीक होगा बेटा, हालांकि हिस्ट्री है तो हम वो शब्द कह सकते हैं, लेकिन चलिए सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हैं, दलित। तो दलित जो एक मंत्री था जिसका नाम था दाहिर,
दाहिर ने सहसी राय के बेटे की हत्या करके गद्दी प्राप्त कर ली और वो शासन करने लगा। इस तख्ता पलट में वहां के जो ब्राह्मण थे, राजपूत थे, क्षत्रिय थे, खुश नहीं थे। पर शक्ति से सब नहीं लड़ता, चलो ठीक है, अपना क्या जाता है, अपना व्यापार वाणिज्य खेती बाड़ी चल रही है। तो ये हुआ। अब आइए, दाहिर के समय में भी सिंध बहुत महत्वपूर्ण था, बंदरगाह नगर भी था। और याद रखना है, अलोर बहुत बड़ा बंदरगाह था, कैपिटल था, और अटक वगैरह सब सिंध का पार्ट था। बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, बंदरगाह कई थे, और दक्षिण भारत और मध्य एशिया यूरोप के व्यापार के बीच में ये पड़ाव का काम करता था। पड़ाव यानी बंदरगाह के तौर पर वहां टिकते थे और खुद का व्यापार वहां से होता था। सिंध की जमीन बहुत उपजाऊ थी, ऐसा हम और आप सब जानते हैं, और व्यापारिक केंद्र था, इसलिए उस पर कब्जा करने का इरादा पहले ही से इस्लाम का था। इस्लाम नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसे लोग हैं उनका था, पर एक बड़े सेंस में आप कहते हैं इस्लाम का था। अब देखते हैं, दाहिर के दरबार में जो व्यापारी सब आते थे, अरब के व्यापारी सब तो आते थे। तो अरब के व्यापारी जो आते थे, तो दाहिर ने तय किया था कि मेरे दरबार में जो आएगा अपने साथ यूरोपियन नस्ल का कुत्ता लेकर आएगा। ये कुत्ता का बहुत बड़ा प्रेमी था, तो कुत्ता लेकर आता, जो भी आएगा कुत्ता भेंट में देगा। तो ये कुत्ता पालता था। मालूम है, जहांगीर भी ऐसा ही था और हजारों कुत्ते पाल के रखा था, वो भी कुत्ता पालने का शौकीन था। और सुनिए, अकबर चीता पालने का शौक रखता था, 1000 चीते पाल के रखा था। जहांगीर कुत्ता पालने का शौक रखता था। सिंध का ये आदमी कुत्ता ही भेंट में स्वीकार करता था, दाहिर। और फिर अब देखें तो जूनागढ़ का जो नवाब था वो भी कुत्ता पालने का शौकीन था। और जब जब बगावत हो गई 1947 में उसके राज्य में कि भारत में विलय हो, तो जूनागढ़ के पैसे वैसे तो उसने कराची में भिजवा दिया था, सोच रहा था कि पाकिस्तान में मिलेंगे, पर जो भी हो, फाइनली क्या होता है, वो अपने तमाम कुत्तों को लेकर चार्टर्ड प्लेन में बैठाता है और निकल लेता है। ये रियलिटी है। तो कुत्ते को लेकर चार्टर्ड प्लेन में गया था। पर छोड़िए, अब हम बात करते हैं दाहिर के संदर्भ में। दाहिर योग्य था, पर दलित जाति के होने की वजह से लोग साथ नहीं देंगे। और जाटों का जिक्र एक किसान जाति के तौर पे, किसान समुदाय के तौर पे सिंध के इसी समय आता है। जाट का सोर्स ऑफ हिस्ट्री यहीं से है। पटती नहीं थी जाटों से। अब आई, जो इस्लामिक दुनिया का धार्मिक प्रधान और राजनीतिक प्रधान होता वो खलीफा कहलाता था, और खलीफा रहता था मिस्र में, इजिप्ट में, अफ्रीका में। और अपने दूर दराज के जीते हुए प्रदेशों में प्रत्यक्ष शासन ना करके वहां पर अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करता था, जो गवर्नर कहलाता था। सुल्तान शब्द अभी नहीं आएगा, गवर्नर कहलाता था। और ये गवर्नर के तौर पे इराक क्षेत्र का गवर्नर अल हज्जाज था। और अल हज्जाज की निगाहें सिंध पर थी कि कब्जा करे, बहाना ढूंढ रहा था। अब होता क्या है, अल हज्जाज का एक जहाज, पानी वाला जहाज, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से व्यापार के संदर्भ में माल वाल लेकर के इराक की ओर जा रहा था, जिसमें कहते हैं बहुत सारी स्त्रियां भी थी और अन्य देश लोग स्त्री पुरुष भी गुलाम के तौर पे बेचे जाते, सेक्स स्लेव के रूप में बेचे जाते थे सदियों से। आज भी बिकते ही हैं, जो हकीकत है, तरीका बदल गया है। तो ये थे। तो सिंध के तट के पास समंदर में समुद्री डकैतों ने, लुटेरों ने, यानी पायरेट्स ने लूट लिए जहाज को। बहाना मिल गया अल हज्जाज को। अल हज्जाज ने पत्र व्यवहार किया दाहिर के साथ और कहा कि जो भी अपराधी है उसे पकड़ के दो और हर जाना दो। दाहिर ने कहा समंदर पे हमारा अख्तियार नहीं है। आज सूडान के पास, सोमालिया के पास किसका अख्तियार है? मलुका वे में किसका अख्तियार है? पायरेटिंग रोज होती है, जहाज डुबो दिए जाते हैं। पुर्तगाली कभी देखिए, सबके जहाज डुबो देते थे अरब सागर में। तो आज भी देखिए, हरमुज में ईरान क्या कर रहा है, दक्षिण चाइना सी में चाइना क्या करने वाला है, समझ रहे हैं ना ये चीज़ है। तो इसने क्लियर कहा कि समंदर पे हमारा अख्तियार नहीं है, बिल्कुल, और हमारे राज्य में नहीं, ये समंदर में हुआ है। बिल्कुल सही कहा, इसको बहाना था। इसने अपने 17 वर्षीय भतीजे, जो उसका दामाद भी था, उसको सेनापतित्व दिया और एक फौज दिया और कहा कि जाओ सिंध पर आक्रमण करो, बहाना है।
ठीक है ना, बहाना है, हम भी तो स्ट्राइक करते हैं, बहाना है ना, तो ये चीज वही हुआ। तो सिंध पर 712 में समुद्री मार्ग से आकर के अटैक हुआ। दाहिर लड़ा, हार गया, मारा गया। तो रावलकोट के किले से रावल देवी ने युद्ध का मोर्चा संभाल लिया, और रावल देवी जब चारों तरफ से घिर गई तो स्टैब टू डेथ, तलवार खुद भोंक ली और मर गई। रावलकोट के किले को कब्जे में लिया, अलोर को कब्जे में लिया, फिर ब्राह्मणाबाद को कब्जे में लिया, जाफराबाद नाम रखा, और इस तरह से सिंध पर कब्जा कर लिया। सिंध पर कब कब्जा हुआ? 712। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम। क्या यह स्वतंत्र शासक था? नहीं। किसके अंदर था? बगदाद यानी इराक के गवर्नर अल हज्जाज का अधीन था। कितने वर्ष का था ये? 17 वर्ष का। मुंबई अटैक, कसाब्स 18 वर्ष का, याद रखिए। अब आइए, रावल देवी कौन थी? रानी थी। और सूर्यमल परिमल दाहिर की 2 पुत्री थी। एक कहानी है वीर बालिका में, इन दोनों इस लड़की को उठाकर लेके चला गया बगदाद, और दोनों की इज्जत आबरू नीलाम करने के ख्याल से सुल्तान के पास ले जाना था। तो अब दोनों बहन करे क्या? दोनों बहन ने एक तरीका निकाला और झूठी सी बात कही सुल्तान को, आई मीन गवर्नर अल हज्जाज को, कि मोहम्मद बिन कासिम ने मुझे यहां लाने से पहले ही हमें भ्रष्ट कर दिया है, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है। तो इससे उसको भी मरवा दिया, और ये दोनों इसी बीच छत से या जो भी था परकोटे से कूद के मर गई। ऐसी वीर बालिकाओं की किताबें भारत में बिकती हैं। वीर बालक की कहानी, वीर बालिका, उसमें सूर्यमल देवी, परिमल देवी का ये है कहानी। पर इतिहास के पन्नों में आपको ये कहानी मिलेगा, पर सवाल नहीं बनेगा। सवाल रावल देवी तक अटक जाएगा, वो भी लड़ रही है, तो ये ध्यान रखिए। तो कुल मिलाकर के आप बात समझ गए। सिंध पर आक्रमण किसने किया, उस टाइम में राजा कौन था, ठीक है, कौन से मार्ग से किया, समुद्री मार्ग से किया, किसके अधीन था वो, अल हज्जाज के अधीन था। तो ये सब बातें, तो सिंध का एक छोटा सा पार्ट था, इसको फिनिश कर दिया हमने। अब सिंध के बाद कल हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने कहा, महमूद गजनवी और गोरी, ये दोनों आपका वक्त लेगा, लेकिन कल नहीं, सैटरडे बात करें। कल हम थर्सडे फ्राइडे है ना, तो कल एज इट इज हमारा क्लास होगा पॉलिटी, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बेटा।